नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रसागर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुपदों के गुणनखंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बहुपदों का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 3 प्रश्न या 3 उदाहरण लिए हुए हैं जिनको हम हल करके देखेंगे और समझेंगे कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है x का वर्ग ऋण 6x धन 9। अगर हम किसी भी बहुपद का गुणनखंड निकालते हैं तो हमको सबसे पहले उसके अचर पद को देखना है। अचर पद यानी जिसमें x का कोई भी भाग ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर x का वर्ग है, यहाँ 6x है, यानी x कहीं ना कहीं आ रहा है, लेकिन अचर पद में x नहीं आएगा। और अगर दिया गया अचर पद किसी संख्या का वर्ग है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 को 3 के वर्ग के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं 3 यहाँ लिख देते हैं। और इसी तरह से x का जो गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक मान लेते हैं 1 है। ठीक है, मान इसलिए ऐसा मानते हैं क्योंकि x के साथ और किसी दूसरी संख्या का गुणा नहीं हो रहा है, केवल यहाँ x का वर्ग दिया हुआ है, तो इसलिए x का गुणांक 1 मान लेते हैं। ठीक है, और x के गुणांक के साथ यहाँ पर जो अचर पद है वो जिस संख्या का वर्ग है, यानी 3 का वर्ग है, इन दोनों को गुणा करने पर हमको जो भी प्राप्त होता है उसका अगर हम डबल करते हैं, ठीक है, डबल करने पर अगर हमको बीच वाली जो संख्या है या अचर संख्या है वो प्राप्त होती है। तो ऐसे जो प्रश्न या फिर बहुपद दिए हुए हैं वो वर्ग वाले बहुपद होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर x वर्ग का यहाँ पर जो गुणांक है वो 1 है, इसी तरह से 9 जो है वो 3 का वर्ग है। ठीक है, तो 1 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और इस 3 के साथ अगर हम 2 का गुणा करते हैं, ठीक है, डबल करते हैं उसको, तो हमको 6 मिलता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बीच में 6 है, यानी यहाँ पर जो हमको प्रश्न दिया हुआ है ये एक वर्ग का बहुपद है। ठीक है, या वर्ग बहुपद है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, हम x के वर्ग से एक x को लेंगे और 9 जो है वो 3 का वर्ग है, तो इनमें से एक 3 को ले लेंगे। ठीक है, एक x को ले लेंगे और एक 3 को ले लेंगे, और यहां अगर ऋण का चिन्ह है तो बीच में ऋण का चिन्ह लगा देंगे और ये इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x ऋण 3 गुणा x ऋण 3। तो इस बहुपद का अगर हमको गुणनखंड निकालना है तो वो आएगा x ऋण 3 गुणा x ऋण 3। ठीक है, आपको कोई भी तरह का अगर वर्ग बहुपद दिया हुआ है तो इसी तरह से चेक करना है। x वर्ग के गुणांक को हमको क्या करना है, लास्ट में जो अचर पद है वो किसी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग है तो उस संख्या को, है ना, जिसका वर्ग यहाँ पर अचर संख्या है, उस संख्या को लेना है। जैसे 3 यहाँ पर था और यहाँ पर जो अचर पद आएगा उन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद उसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, दो गुना करेंगे। अगर बीच वाली संख्या मिल जाती है तो वर्ग समीकरण होगा वो, और इस तरह से उसका वर्ग निकालना है। ठीक है, लेकिन अगर हमको इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, चलिए हल करके निकालते हैं। x का वर्ग ऋण 6x धन 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो x वाला पद है या बीच वाला पद जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक वर्ग वाला पद है और एक अचर पद है, और बीच वाला जो पद है वो x वाला पद है। तो x वाले पद को हमको जोड़ या घटाव के रूप में आना चाहिए, इस तरह से हल करेंगे। और यहाँ पर जो अचर पद है उसको दोनों पदों के गुणा के रूप में आना चाहिए, इस तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कोई भी दो पद इस तरह से निकालने हैं कि उनका योग करने पर या अंतर करने पर 6x आ जाए, ऋण 6x आ जाए, और उनका गुणा करने पर या फिर उनमें जो पद ले रहे हैं उनके अचर पदों का गुणा करने पर 9 आ जाए। ठीक है, तो x का वर्ग ऋण, मान लीजिए इसको हम 3x और 3x में विभाजित कर देते हैं, ऋण 3x और ऋण
3x, ऋण 3x और ऋण 3x को जोड़ेंगे तो ऋण 6x आ जाएगा, धन 9। ठीक है, 3 और 3 का गुणा करने पर 9 भी आ जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं हल करके, है ना। अब इसका क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ या कॉमन निकालेंगे। तो x वर्ग से क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, x निकलेगा, और यहां से भी 3x से x उभयनिष्ठ निकल रहा है। तो इस तरह से आ जाएगा, x वर्ग के लिए आ जाएगा x और 3x के लिए आ जाएगा 3। इसी तरह से यहां से अब हम अचर पद है 9 जो है वो, यानी यहां से हमको अचर पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम ऋण 3 निकाल लेते हैं। ऋण 3 को निकालेंगे तो यहां बच जाएगा x, और चूंकि ऋण है तो ऋण का ऋण से गुणा करने पर क्या आएगा, धन आएगा। ठीक है, तो ऋण आ जाएगा। अब यहां से 9 के लिए क्या आ जाएगा, 3 तिया 9। तो अगर हम कोई भी गुणनखंड इस तरह से हल करते हैं तो हल करने का सही तरीका हमको यहीं पर दिखता है। ठीक है, हमारे द्वारा जिस तरह से हल किया जा रहा है अगर वो सही है तो यहाँ पर जो भी हम उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर हमको दोनों उभयनिष्ठ में सेम संख्या दिखेगी कोष्टक के अंदर में। जैसे यहाँ पर x ऋण 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी x ऋण 3, यानी हमारा जो भी उभयनिष्ठ निकालने का तरीका है वो सही है। ठीक है, तो आगे इसको हल करते हैं। दोनों कोष्टक के अंदर एक ही संख्या है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, x ऋण 3। ठीक है, और कोष्टक के बाहर में हमको x ऋण 3 दिख रहा है, इसको भी हम लिख लेंगे इस तरह से, x ऋण 3। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमको x ऋण 3 और x ऋण 3 ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा गुणनखंड करने का तरीका गलत होगा तो यहाँ पर दोनों कोष्टकों में अलग अलग संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए x धन 3 प्राप्त होगा और x ऋण 3 इस तरह से प्राप्त होगा, मतलब दोनों सेम नहीं होगा। इससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे द्वारा जो गुणनखंड निकाला जा रहा है वो गलत है। ठीक है, गुणनखंड तभी सही होगा जब दोनों कोष्टकों के अंदर जो भी हम पद या फिर संख्या देख रहे हैं वो समान हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण या प्रश्न है x का वर्ग धन x ऋण 12। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 जो है वो वर्ग नहीं है, इसलिए हमको इसको ऐसे ही हल करना होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 12 आएगा। ठीक है, जैसे 1 और 12 का गुणा करने पर 12 आता है ना। 2 और 6 का गुणा करने पर 12 आता है। 3 और 4 का गुणा करने पर 12 आता है, और किसी दूसरी संख्या का गुणा करने पर 12 नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें से अगर हम अंतर या फिर योग करते हैं तो किसका योग या अंतर 1 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक जो है वो 1 है। ठीक है, 1x लिख सकते हैं इसको, या फिर सिर्फ x ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 और 4 जो है ऐसे पद हैं जिनको अगर हम घटाते हैं तो हमको 1 प्राप्त होता है, और इनका गुणनफल भी 12 आ रहा है, तो हम इसी को लेंगे। ठीक है, x का वर्ग धन 4x, 4x में से 3x को घटाएंगे तो x आ जाएगा ऋण 12। ठीक है, अब चलिए उभयनिष्ठ निकालते समय तो पता चल ही जाएगा कि उत्तर सही है या गलत। ठीक है, तो यहां से x वर्ग वाले जो पद हैं उससे हमेशा x कॉमन निकालते हैं शुरू वाले से। तो x कॉमन निकाल देंगे तो यहां आ जाएगा x, और यहां से क्या आ जाएगा, धन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x वर्ग धन 4। इसी तरह से इससे क्या करेंगे, ऋण 3 को निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां से दूसरे वाले जो कोष्टक है उससे हम अचर पद निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से 3 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x, और ऋण को ऋण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, धन से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि धन और ऋण का गुणा ऋण आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 चौक 12 होता है तो 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि दोनों कोष्टकों के अंदर हमको समान पद दिख रहे हैं, यानी हमारा जो उत्तर है वो सही है। तो यहाँ पर दोनों कोष्टकों के अंदर समान हमको संख्या दिख रही है, तो उसमें से कोई एक पद को लिख लेते हैं, समान संख्या या समान पद को लिख लेते हैं। जैसे x धन 4 इसको लिख लेते हैं, और कोष्टक के बाहर जो भी है, यानी x ऋण 3 कोष्टक के बाहर है तो उसको लिख लेते हैं x ऋण 3। तो इस तरह से इसके दो गुणनखंड होंगे, x धन 4
और x ऋण 3। इसके मूल निकालने के लिए बोलते हैं तो इसका मूल क्या हो जाएगा, जो भी मूल निकालने के लिए बोलता है तो इन दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं या 0 के बराबर। ठीक है, अब x धन 4 बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x धन 4 गुना x ऋण 4 बराबर 0 है तो x धन 4 बराबर 0 कर सकते हैं और x ऋण 3 बराबर भी 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 4 आ जाएगा, और इसी तरह से x बराबर इसका मान निकालेंगे तो ऋण 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मूल ऋण 4 और 3 होगा। ठीक है, ये हो गया, ये मूल वाली बात है। गुणनखंड निकालने के लिए बोलता है तो गुणनखंड जो है क्या होगा, x धन 4 और x ऋण 3 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है उसको, तीसरा क्वेश्चन है 8x का वर्ग धन 10x ऋण 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x के साथ हमको किसी संख्या का गुणांक दिख रहा है। ठीक है, 8 का जो है गुणा हुआ है ऐसा हमको दिख रहा है, और यहाँ पर जो अचर पद है वो बहुत छोटा है। ठीक है, 10x से छोटा है, तो इसको किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 10x को इस तरह से डिवाइड करना है कि ये 8x से किसी तरह से विभाजित हो। ठीक है, तो 10x को किस तरह से बांटे कि 8x से विभाजित हो, तो 10 को हम या तो 6 और 4 के रूप में बांट सकते हैं, या फिर 8 और 2 के रूप में बांट सकते हैं, और 12 और 2 के रूप में बांट सकते हैं। ये अंतर होगा, और ये दोनों योग वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 6 और 4 के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। 8x का वर्ग धन 6x धन 4x ऋण 3। ठीक है, चलिए इसमें कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2x कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 2x को कॉमन निकालेंगे तो 4x यहां बचेगा, धन क्या बच जाएगा, यहां से 2x गुणा 3 करेंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6, इस तरह से धन, अब यहां से अब कुछ तो कॉमन नहीं निकलेगा, एक कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां आ जाएगा 4x ऋण 3। तो यहां हम देख सकते हैं कि दोनों ही कोष्टकों के अंदर अलग अलग संख्या मिल रही है, यहाँ धन मिल रहा है, यहाँ ऋण मिल रहा है, यानी हमारा जो आंसर है ये गलत है, या निकालने का जो तरीका है वो गलत है। चलिए अब इसको दूसरे ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं, यानी 8 धन 2 वाले ऑप्शन में 8x का वर्ग धन 8x धन 2x ऋण 3। ठीक है, 8x में से 8x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x धन 1, लेकिन इधर से कोई भी ऐसा चीज कॉमन नहीं आ रहा है 2x ऋण 3 से, है ना। 1 भी कॉमन लेते हैं तो 2x ऋण 3 आएगा, और 2x ऋण 3 जो है x धन 1 से बिल्कुल अलग है, यानी ये भी आंसर हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 12 ऋण 2 के रूप में। ठीक है, तो 8x का वर्ग धन 12x ऋण 2x ऋण 3। ठीक है, अब उसके बाद यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं, तो 4x कॉमन ले लेंगे, 2x यहाँ बच जाएगा, 4 दूनी 8, और x का x से गुणा करेंगे तो x का वर्ग धन यहाँ से 4 तिया 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x पहले से ही है तो 3 चौक 12x हो जाएगा, ऋण ऋण करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x, और ऋण का गुणा क्या आएगा, ऋण और ऋण का गुणा धन आ जाएगा, तो ऋण और धन, यहाँ पर धन का चिन्ह लगाना होगा, ऋण और धन का गुणा जो है वो
क्या आएगा, ऋण आएगा। ठीक है, 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में एक ही चीज आ रही है, दोनों पदों में, है ना। कोष्टक के अंदर सेम जो पद है वो हमको मिल रहा है, यानी हमारा जो आंसर है या फिर हम जो कर रहे हैं यहाँ पर गुणनखंड निकालने के लिए वो प्रक्रिया सही है। ठीक है, यहाँ पर ऋण 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ यहाँ पर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ऋण 1 जो है कॉमन ले लेते हैं। ऋण 1 कॉमन लेंगे तो ये 2x धन 3 के रूप में हमको दोनों जगह उभयनिष्ठ या कॉमन के रूप में मिल जाएगा। अब कोष्टक के अंदर जो भी है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, यानी 2x धन 3 को एक बार लिखेंगे और एक बार कोष्टक के बाहर जो भी है उसको लिखेंगे। तो 4x ऋण 1 जो है ये कोष्टक के बाहर में है। तो इस तरह से इन दोनों को हम, तो इस तरह से गुणनखंड के रूप में हमको 2x धन 3 और 4x ऋण 1 हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसका भी अगर मूल निकालना है तो मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो गुणनफल है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। अगर सिर्फ गुणनखंड निकालना है तो यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर मूल निकालने के लिए बोलता है तो यहाँ पर इन दोनों के बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, गुणनफल के बराबर 0 करते हैं। तो ऐसा करने से हो जाएगा 2x धन 3 बराबर 0 और 4x ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, 2x बराबर निकालेंगे, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये ऋण 3 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा ऋण 3/2। ये हो गया एक मूल। इसी तरह से दूसरा मूल निकालते हैं, 4x बराबर आ जाएगा, ऋण 1 को इधर भेजेंगे तो धन 1 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो इस तरह से x के 2 मान मिल गए यहाँ पर, या 2 मूल मिल गए, ऋण 3/2 और 1/4। तो ये जो है मूल हैं। और यहाँ पर गुणनखंड बोलेंगे तो गुणनखंड के लिए आंसर ये वाला है। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी दी हुई बहुपद का गुणनखंड निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन तीनों उदाहरणों से आपको गुणनखंड निकालने की कुछ न कुछ समझ जरूर आ गई होगी। दोस्तों आगे आप प्रैक्टिस करके और अच्छी तरह से गुणनखंड निकालना सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड किए जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो के किसी भी पार्ट को अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि उसका निराकरण मैं अगले वीडियो में कर सकूं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।